मैं सुरभि बोस। तो सबसे पहले हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है भारत में, जो हम स्कूल से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उससे शुरुआत करके जब हमें जीवन में कुछ अपना गोल हासिल करना, हमें जब अपना गोल हासिल करना होता है, तो स्कूल की शिक्षा से लेकर जीवन में एक्चुअली गोल हासिल करने तक का जो गैप है, उसमें क्या गैप रह जाता है। क्योंकि जब हम स्कूल से शिक्षा प्रारंभ करते हैं, तो हमें कुछ चीजें बताई जाती है कि आप जीवन में बड़े होकर टीचर बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं या पायलट बन सकते हैं या देश की सेवा में लग सकते हैं, आईएएस अफसर बन सकते हैं। परंतु ऐसा क्या होता है कि हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और हमें जो करना होता है, उन दोनों चीजों में इतना बड़ा क्या गैप रह जाता है कि सबके सपने पूरे नहीं हो पाते, या सबको जो हासिल करना होता है या देश की सेवा में लगने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होते हैं, जिस भी मार्ग से आगे बढ़ना होता है, वो कभी पूरा नहीं हो पाता है, कभी कभी। तो ऐसा क्या है, चलिए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो रिन्यू हुई है 2019 में, किस तरह से रिन्यू हुई है और किस तरह से ये हमें पॉजिटिवली हेल्प कर सकती है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और कुछ वर्षों में बेहतर भारत एवं जो अभी के विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए और भी आसान और मार्गदर्शित हो सकती है। हाँ जी, नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे कि स्कूल से आरंभ करके जब हम अपने एक गोल सेट करते हैं और गोल तक जाने में जो एक गैप रह जाता है, हर कोई क्यों अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। सपना अपना पर्सनल सपना भी हो सकता है किसी का, या तो फिर देश की सेवा में आप जब लगते हो तो वो भी आपका सपना हो सकता है। तो दोनों चीजों में क्या ऐसा बड़ा फर्क होता है कि हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बेसिक एजुकेशन पॉलिसीज है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने सोचा है लाने का, किस तरह से हम उससे फायदा प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होगा कि देश की कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज, आईआईएससी, आईआईएम्स, जिनमें पढ़ाई बहुत अच्छे स्तर पे होती है। वहां यदि एक बार स्टूडेंट पहुंच जाए तो उसका प्रोग्रेस बहुत ह्यूज स्टेप्स में होता है। जब एक विद्यार्थी आईआईटी जैसे कॉलेज में घुसता है एंड जब वो फाइनली पास आउट होकर निकलता है, तो उसके लेवल में काफी डिफरेंस आता है। पर्सनल फ्रंट में भी, पर्सनली भी वो बहुत आगे बढ़ता है और एजुकेशन वाइज भी आगे बढ़ता है, करियर वाइज भी उसका करियर काफी ब्राइट होता है। उसके बाद भी एक इंडिविजुअल लेवल पे उसका इतना ज्यादा प्रोग्रेस होता है कि वो एक बहुत अच्छा मनुष्य बनता है, और फिर कहीं ना कहीं वो बहुत मैग्नीट्यूड में इंडिया के लिए या फिर भारत के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहाँ के सारे बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते, आईआईटीज, आईआईएम्स तक। तो उसके लिए कुछ सोशल रीजंस भी जिम्मेदार है। कोई कोचिंग नहीं ले पाता है, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, कुछ बच्चों को इसलिए नहीं जा पाता है, और कुछ को पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ है जहां तक वो पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजों की जो अवेयरनेस है, ये सब चाहिए, स्कूल लेवल से चाहिए, ताकि बच्चों को पहले से ही पता हो कि ये चीजें मौजूद है, मुझे ये करना है और मुझे यहाँ जाना है, वो चुन सके और फिर वो अपना मार्ग उधर बढ़ा सके। तो हम वैसे ही करते हैं, जब हमें कोई सामान चाहिए होता है या कुछ करना होता है, तो हम पहले वहां जाते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, फिर हम चुनते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या लेना चाहता हूँ, फिर हम उस डायरेक्शन में अपना एफर्ट पुट करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज है कि स्कूल से ही हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या मौजूद है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुली है। तो पहले हम इस बार की 2019 की एजुकेशन पॉलिसीज रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि स्कूल के करिकुलम में क्या क्या चीजें इंक्लूड करने पर एक्चुअली बच्चे उससे प्रभावित होंगे और बेनिफिट भी करेंगे, खुद को, अपनी फैमिली को और देश को भी।
ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये कमिटी द्वारा बनाई गई है, जिसके हेड रहे हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कहता है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक्सेस, जैसे मैंने कहा, एक्सेस यानी कि मैं पहुंच पाऊं हर हर एक बच्चे तक, हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके, उसे पढ़ने की, उसे पढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई वर्ग है जो अफोर्ड कर पा रहा है, जो फीस पे कर रहा है, बस उसी को एजुकेशन मिल रहा है, ऐसा ना हो। हर एक बच्चा बच्चा जो है, जैसे हम बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट होता है, जैसे हमें खाने पीने और सांस लेने का जैसे हक है, वैसे एजुकेशन का भी हक इतना एफर्टलेस होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए, किसी को ये सोचना ना पड़े कि क्या हम अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये जो सवाल है भारत में आज, मैं आशा करती हूँ कुछ सालों में ये सवाल ना रहे, हर जगह तक एजुकेशन पहुंच पाए। तो इसे कहेंगे एक्सेस टू एजुकेशन सिस्टम, हर बच्चे तक ये पहुंचे। इक्विटी, इक्विटी यानी वही कि इसमें अमीर गरीब का फर्क ना हो, कौन किस जाति से है उसका फर्क ना हो, कौन किस प्रदेश से है उसका कोई फर्क ना हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आज बहुत गांव या शहरों में, बहुत से क्षेत्रों में स्कूल्स तो बना दिए गए हैं, पर किस तरह की शिक्षा वहाँ प्रदान होती है, उसका जब हमें चित्र मिलता है तो बड़ा दुखद होता है कि हाँ, बस कुछ स्कूल है, टीचर्स हैं, बट टीचर्स का भी दोष नहीं है, वो कभी कभार अपना बेस्ट देते हैं, और स्टूडेंट्स भी पढ़ने तो जाते हैं, पर उन्हें उस लेवल की एजुकेशन कभी प्राप्त नहीं हो पाती है जो देश के दूसरे बच्चों के स्तर का हो। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सही होना चाहिए। बाई क्वालिटी मैं ये मीन करती हूँ कि यदि कोई कहे कि मैं कक्षा 1 से 10 तक पढ़ा हूं, तो उसका स्तर उस लेवल का होना चाहिए कि वो स्कूल से निकल के देश या दुनिया में कहीं भी जाके यदि खड़े हो, वो कंधा से कंधा मिलाकर किसी और बच्चे से भी वैसी टक्कर से compete कर सके, और उतना उसमें नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, जो कि किसी बहुत अच्छे स्कूल से या इंटरनेशनल स्कूल का जो आजकल जमाना चला है, इंटरनेशनल स्कूल के में से भी पढ़ा हुआ बच्चा यदि उसके सामने आकर खड़े हो, तो उसमें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उतना नॉलेज होना चाहिए कि वो उसे टक्कर की कंपटीशन दे। ये हो गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमें अच्छा करना होगा। एफोर्डेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि ये बेसिक राइट की तरह होना चाहिए, हर कोई अफोर्ड कर पाना चाहिए। तो एजुकेशन जो है वो इतना ज्यादा फीस वाला या बहुत ज्यादा कॉस्टली या बहुत बहुमूल्य अगर हम उसको प्रदर्शित कर देंगे, या फिर अच्छा एजुकेशन यदि बहुत ज्यादा फीस से ही हम अवेलेबल बनाएंगे, तो फिर हर एक बच्चे बच्चे तक वो पहुंच नहीं पाएगा, तो हर एक कोना हमारा उजागर नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, पूरे देश को जलाने के लिए उसके कोने कोने तक दिए की जो ज्वाला है वो पहुंचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो ज्वाला की तरह है, यदि हर एक बच्चे में वो एजुकेशन रूपी जो दिया है अगर वो जल जाए, तो भारत ऐसे ही खड़ा हो जाएगा फिर, और किसी दूसरे पॉलिसीज और उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब बचपन से ही बच्चे में इतनी अवेयरनेस हो कि क्या सही क्या गलत, कहाँ जाना है, क्या कर सकते हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं बड़े होकर देश के लिए अवश्य काम आएगा। तो अगला हम देखते हैं कि जैसे हम ये सारी चीजें कह रहे हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वो एक्सेसिबल बनाना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें पैसे कम लगने चाहिए। तो उसी तरह से जब बच्चा पढ़ता है, तो सिर्फ क्या पढ़ाई काफी है उसके लिए? उसके जो न्यूनतम वर्ष होते हैं जीवन के, एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसके लिए केयर, खान पान और रहन सहन की चीजें भी आवश्यक होती है। सिर्फ अगर आप किसी को भी उठा के बैठा देंगे और कहेंगे कि पढ़ाई करो, तो वो कहीं ना कहीं वो पढ़ लेगा मे बी, लेकिन उसके अंदर तक चीजें जाएगी नहीं। तो उसे खाद्य प्रॉपर और उसको फैसिलिटीज प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये भी इंक्लूड करती है कि इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगी बच्चों की, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। अब अगला आते हैं न्यू करिकुलम सिस्टम में। न्यू करिकुलम सिस्टम ये है कि थोड़ा सा अलग है। जब हमारा ऐसा था कि क्लास 10th में बोर्ड हुआ करता था, फिर +2 का एग्जाम हुआ करता था।
पर अब ये कैसा हो गया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको डिवाइड करने का सोचा है कि 5+3+3+4 years, यानी कि एज वाइज कुछ साल डिफरेंट टाइप का ज्ञान या डिफरेंट टाइप की शिक्षा दी जाएगी। जैसे जो पहले 5 वर्ष होंगे 3 to 8 years वाले, तब उन्हें इनिशियल कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे बेसिक हमें क्या करना होता है जो हम जनरल साइंस में पढ़ते हैं कि पर्सनल हाइजीन रिलेटेड या कुछ रिलेटेड बेसिक मोरल वैल्यूज। फिर जो नेक्स्ट 3 साल होते हैं ये प्रिपरेटरी फेज होता है। प्रिपरेटरी फेज यानी कि अब आपको इनिशियल लेवल की एजुकेशन मिल गई है। प्रिपरेटरी फेज यानी कि आपको जब आप दुनिया में बाकियों के साथ सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हो तो आप प्रिपेयर करते हो ना, जैसे आप परीक्षा देने से पहले आप पहले पढ़ते हो कि परीक्षा में क्या आने वाला है और हम मुझे क्या सवाल पूछेंगे वो नहीं पता होता है, बट फिर भी हम खुद को तैयार करते हैं। तो जो अगले 3 साल है वो खुद की तैयारी वाली चीज है, ताकि इसके बाद हम बाहर कदम रख के के लिए अपीयर कर सके। जो नेक्स्ट 3 years है 11 से 14 साल, वो जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में होता है, पढ़ाई के अलावा भी कुछ सोशल होती है जो एजुकेशन की उन्हें जरूरत होती है कि उन्हें सोसाइटी में पेश कैसे आना है, जो उसके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। जब हम सोचते हैं कि हमारा यूथ ऐसा होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीजों का ज्ञान एक एक बच्चे के कैरेक्टर फॉर्मेशन का जो वर्ष होता है वो होता है 11 से 14 साल का वर्ष, जब वो चीजें समझने लगता है। और कहीं ना कहीं जब हम मिट्टी का कोई घड़ा बनाते हैं तो उसको हाथ से सपोर्ट देते हैं ना, क्योंकि वो घड़ा तो घूम रहा है पर उसे शेप कैसे लेना है वो हमें डिसाइड करना होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता। उसे ज्ञान तो बहुत चीजों की आ जाती है, बट वो सही शेप ले पाए तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट देना होता है। एंड फिर जो आखिरी 4 साल है 14 to 18 years में, ये हमारे वो साल होते हैं जब हम सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। जैसे 14 से 18 साल में ये कोशिश किया जाएगा कि बच्चे खुद हम अपने घर या आसपास की कुछ चीजें कर पाए। जैसे कि यदि आज आप देखो इंजीनियर्स भी कुछ आपको मिलेंगे जो अपने घर की कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यदि खराब हो जाए तो वो उसको सही नहीं कर पाता है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिकल में बीटेक किया है, इतनी 4 साल की पढ़ाई की है, फिर एक मामूली सी चीज जो सेम साइंस को फॉलो करती है, जो उन्होंने इतने सालों तक पढ़ाई की, उसको क्यों नहीं वो सही कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं यदि ये चीजें भी बच्चे सीख जाए तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। तो ये आखिरी 4 साल वैसे वैसे रहेंगे। अगला है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम यानी कि जैसे कॉलेजेस में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस इस साल हम ये पूरा साल हम पढ़ाई कर रहे हैं, 1 साल की पढ़ाई के बाद हम अगले कक्षा में अपग्रेड हो जाएंगे। तो बस ये चलता ही रहता है, नर्सरी से आरंभ करके क्लास 10 तक ऐसा ही चलता है। बस क्लास 10 में बच्चों को बोला जाता है बच्चों ये बोर्ड एग्जाम है और आपको सीरियस होना है, तो एकदम से बच्चों के लिए वो बहुत नई चीज होती है। तो ऐसा ना करे, सेमेस्टर सिस्टम रखे जहाँ पे सेमेस्टर जनरली अगर कॉलेजेस में आप देखें तो कुछ महीनों का होता है, 4 से 6 महीने। तो 1 साल में यदि 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर में उसको वर्जित किया जाए तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक टारगेट होता है कि चलो पहले कुछ महीने मुझे ये पढ़ना है और इसकी परीक्षा ली जाएगी। तो उनके उनके अंदर भी सीरियसनेस होता है, उनके अंदर एक शॉर्ट टारगेट का ज्ञान होता है कि मुझे इन महीनों में तो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, प्रिपेयर करना है। तो उनके लिए भी एक चेंज होता है और उनको ऐसा नहीं लगता कि चलो 1 साल की पढ़ाई है फिर हम अगले क्लास में प्रमोट होंगे। तो ये है सेमेस्टर सिस्टम। अगला है रिडक्शन ऑफ बर्डन। हमने काफी बार देखा है कि बच्चे हमने काफी बार ये देखा है कि बच्चे अनुग्रह सब सही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, किसी और की हेलो की आवाज आ रही है तो मुझे लगा कोई दिक्कत तो नहीं है इसलिए कंफर्म किया। ठीक है, तो हाँ, तो अगला चलते हैं रिडक्शन ऑफ बर्डन। कहीं ना कहीं अगर आप स्कूल्स में देखेंगे तो सिलेबस साल के प्रारंभ में ही सिलेबस बोल दिया जाता है कि आपको ये मोटी किताब पूरी करनी है, ठीक है, जिसमें 12 चैप्टर्स हैं। तो बच्चे को पता होता है कि साल के अंत तक उसको 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से पढ़ाया जाता है और जिस तरह का सिलेबस इंक्लूडेड होता है वो शायद
यदि बच्चा 12 चैप्टर पढ़ भी लेना तो ढंग से शायद उसके अंदर 2 या 3 चैप्टर ही घुस पाती है, या फिर उसे याद रहती है, या फिर उसे पूरी समझ आती है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के दिमागी उस पे तो स्टार्टिंग से ही बर्डन रहता है, एक भार रहता है कि हम मुझे 12 चैप्टर्स करने हैं। उस वजह से क्या होता है, वो ढंग से पूरी तरह अपने ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है, टेंशन फ्री होके पढ़ नहीं पाता है। तो यदि देखा जाए 12 चैप्टर की जगह यदि कम टेक्स्ट में कम लिखा हो, पर उसमें बहुत हद तक उन तक सारी जो मैसेज है वो प्रोवाइड की जाए। 12 चैप्टर्स की जगह यदि हम 7 चैप्टर्स लेट से कर देते हैं एक मोटी किताब के जगह, तो चीजें और भी अच्छी तरह से ग्रहण हो पाएगी। अभी ऐसा होता है कि बच्चे पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं स्कूल लेवल पे, जिनका कोई वही नहीं है कि मतलब क्यों, किस लिए। ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, टॉर्चर नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से ज्ञान दिया जाए कि उन्हें मजा आए, उन्हें इंटरेस्टिंग लगे, वो खुद और एक्साइटेड होकर आगे बढ़ने की चेष्टा करे कि हाँ मुझे और जानना है, उसे इतना पसंद है एजुकेशन। अगला क्या है, आजकल जैसे आपको पता होगा कि पढ़ाई के अलावा भी दूसरी फील्ड्स हैं जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जहाँ पे बच्चों को खुद को डेवलप करना चाहिए, जो कि आर्ट की फील्ड है। यानी कि आर्ट से मैं ये मीन कर रही हूँ कि कुछ लोग पेंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, चित्र बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग गायकी में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नृत्य में इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें। किसी को किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को टेनिस में, बैडमिंटन में। तो ये सारी चीजें भी करने की, क्रिकेट में ये सारी चीजें करने की भी इच्छा बच्चों में होती है। तो उन्हें ये बताया जाए कि ऐसा नहीं है कि यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप ये सारी चीजों से वंचित हो जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये समझ होना चाहिए कि हाँ पढ़ाई का इतना समय होना चाहिए, दिन के ये 1 या 2 घंटे खेलकूद या खुद के सेल्फ डेवलपमेंट का होना चाहिए। क्योंकि यदि मैं आपको साइंटिफिकली बोलूं तो इंसानी ब्रेन ऐसा होता है, ह्यूमंस का ब्रेन ऐसा होता है कि यदि आप उसको पूरे दिन बर्डन ही करते जाए और उसको रिलैक्स करने का मौका ना दे, तो उसके कहीं ना कहीं ग्रहण करने की ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यदि किसी को रिलैक्सेशन का मौका मिले, कोई आर्ट बनाए, कोई गाना गाए, या जो भी उसे पसंद हो, कुछ और करे पढ़ाई के अलावा, तो अगले दिन जब वो उठ के फिर से पढ़ने बैठता है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है रिचार्ज हो जाता है। जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद हमें दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को रिचार्ज करने का तरीका होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं स्कूल में इंक्लूड किया जाए। और स्कूल में इंक्लूड किया जाए यानी कि ये नहीं कि बस नाम का हो कि चलो इस पीरियड में आपको। अनुग्रह, आशीष से मैसेज आया है कि मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है। कोई बात नहीं कोई मैम, आप बात नहीं बोलते मैम, आप रहिए, बोलते शायद रहिए, शायद एक दो बाकी लोग सबको 1-2 लोग। अच्छा, ठीक। यहाँ तक। यहाँ तक। तो जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो वो चीज भी बड़े अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए हम किसी को गाना गाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्रीवियसली कुछ ट्रेनिंग मिली हुई हो। ऐसा नहीं कि बस एक न्यू चीज की तरह इसके साथ डील कर रहे हैं और बस नाम का पेंटिंग क्लास और म्यूजिक क्लास हो रहा है। ऐसा होगा तो फिर उसका कोई रियल फायदा नहीं होगा। तो रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ स्कूल प्रेमाइसेस का यही मतलब है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स, पेंटिंग, योगा, इन सारी चीजों को भी इंक्लूड किया जाए और प्रॉपर वे में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए स्कूल में। अगला है कि लाइफ स्किल बनाना और 21वीं सदी के हिसाब से खुद को मैच कराना, खुद को डेवलप करना। तो 21वीं सदी में यदि हम बाहर जाए तो देखें तो बहुत बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, जापान। तो वहां जाकर अगर किसी को शौक है पढ़ाई करने का, या विश्व स्तरीय लेवल की एजुकेशन देखने का कि किस तरह से बाहर पढ़ाई होती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्कूल से बेस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल में आप कहीं भी पढ़ा दोगे, जैसे भी पढ़ा दोगे, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ अगले कुछ सालों में बच्चा खुद ब खुद को डेवलप करेगा। उसकी वो गलती नहीं होगी। कहीं ना कहीं उसको पहले से ही उसका बेस स्ट्रांग, उसका प्लेटफॉर्म स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगला है कि सिर्फ बच्चे और फैसिलिटीज से काम नहीं चलेगा, टीचर्स।
टीचर्स जो एक्चुअली इन बच्चों को तैयार करेंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया जाएगा। बिना बीएड किसी को टीचर बनने से वंचित किया जाएगा, और तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ टीचर्स इंश्योर किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो आजकल क्या होता है कि कुछ डिग्री वाले टीचर्स पढ़ाने तो लग जाते हैं, बट उतना क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं दे पाते कहीं ना कहीं किसी रीजन से। बट कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं देश के कोने में जिनके पास डिग्री नहीं होती, पर वो पढ़ाने का स्किल उनके पास बहुत उम्दा होता है। वो जिस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, एक बार उनको सुनकर ही बच्चों को समझ आ जाता है और वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ टीचर्स इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने का सोचा है। बहुत सारे स्कूल्स में, प्राइवेट हो या पब्लिक स्कूल हो, उसे नॉन प्रॉफिट बेसिस पे हैंडल किया जाने का सोचा है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने फायदे के लिए एनुअल फंक्शन होस्ट कर देते हैं, या तो फिर यूनिफॉर्म बदलवा देते हैं, न्यू यूनिफॉर्म खरीदवाते हैं। सो इससे क्या होता है, बच्चे तो खरीदते हैं एज अ रूल, तो लेकिन इससे क्या होता है, स्कूल अपना प्रॉफिट बनाती है, जो कि सही नहीं है, एट द कॉस्ट ऑफ बच्चे या फिर उनकी फैमिलीज। क्योंकि हर कोई उस स्तर से नहीं आता है कि वो इतना जल्दी जल्दी इसको कहते हैं ना, लग्जरी कहते हैं इसको, कि जो रिक्वायर्ड है वो भी हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, और कहीं ना कहीं स्कूल अपने फायदे के लिए हमें कुछ ज्यादा करवा रही है। तो उस तरह का शोषण ना हो बच्चे और उनकी फैमिलीज की, तो इसके लिए भी स्टेप लिया गया है। आखिरी है कि कई बार क्या होता है, बहुत क्षेत्र से बच्चे आते हैं जिन्हें इंग्लिश या कभी कभार प्योर हिंदी में पढ़ने से कुछ शब्द उन्हें समझ नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आ रहे हैं किसी और क्षेत्र से, जैसे जो नॉन हिंदी क्षेत्र है, लेट से आप ले लो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हैं, या साउथ से आ रहे हैं, या फिर वेस्ट से आ रहे हैं, तो उन्हें 100% अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, कुछ शब्दों में उन्हें दिक्कत होती है। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि यदि मैं महाराष्ट्र में हूँ या बंगाल में हूँ, तो कुछ शब्द जो वहां पे ज्यादा प्रचलित है उन्हें कोर्स में इंक्लूड किया जाएगा, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी रहे, दिक्कत भी कम हो समझने में, और इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि बच्चे आगे पढ़ाई करें और ड्रॉप आउट रेट्स कम किया जाए। तो ये एज एन अवेयरनेस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है 2019 में, इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीजों पे फोकस करना चाहूंगी। जो दूसरा स्लाइड है, चंचल या अनुग्रह, कोई हाँ मैम, 2 मिनट समय देंगे, हम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तब तक आप कोई शॉर्ट स्टोरी या वो बता दें, या किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो मैं शक्करगढ़ बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं? हाँ जी, जी थोड़ा हाँ, क्लियरली बोलिए। हम ये चाह रहे हैं, जी मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जी ये कहने के आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। जैसे एक्टिविटी, वर्क, ये सब नियम तो बहुत हैं, लेकिन हम उसको ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा आप लोग आईटी स्तर पर ऐसा कुछ कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी को हम एक नेटवर्क से जोड़ें, और या स्कूल की जानकारी या स्कूल को हम प्रोवाइड करके देखें कि वास्तव में इस विद्यालय में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो क्या ऐसा संभव है क्या? हाँ, संभव तो जरूर है, और आपने जो आइडिया दिया है वो भी बड़ी अच्छी आइडिया है, मुझे पसंद आई। कि कई बार स्कूल्स रिपोर्ट तो कर देते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है या ये एक्टिविटीज हो रही हैं, पर एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा है वो बस वहाँ के बच्चे एंड शिक्षकों को ही पता रहता है।
तो कहीं ना कहीं उन्हें अगर सेंट्रल पॉइंट पे गवर्नमेंट से जोड़ा जाए या फिर नजर रखी जाए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हेल्प करेंगी। जी, टेक्निकल के माध्यम से नजर रखें कि वास्तव में वहाँ एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, वास्तव में वहाँ पे वो एक्टिविटीज, यानी कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, राइट, पढ़ाई के अलावा। एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे बहुत सारे पैसे खर्च कर, लेकिन उसका कुछ इनपुट मिल नहीं रहा है। और हम प्राइवेट स्कूल में भी बहुत सारे जैसे हमारे क्या है वेबसाइट उस पर नजर रखने के लिए फीस दुनिया भर ले रहे हैं, लेकिन हम उसका आउटपुट दे नहीं पाते हैं। कागज में सब कुछ दिखाते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम उसको देख सकते हैं, तो डेवलपमेंट संभव है मैडम। हाँ, जरूर संभव है, कुछ किया जाएगा, आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी, कोशिश करते हैं। और ऐसे और आइडियाज आपके पास, यदि आपके पास और आइडियाज हैं कि किस तरह से इस चीज को और इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे आपने ये आइडिया दिया कि नजर रखने के लिए कि वहां पे कितनी एक्टिविटीज एक्चुअली हो रही हैं, तो आपके पास ऐसे आइडियाज हो तो जरूर पहुंचाए। जी जी जी। और दूसरी बात मैडम कि ये हमको प्राइमरी स्तर पर जो बच्चे एक बार गौर किए होंगे मैडम, जैसे हम बच्चे को क्लास 1 में यदि ABCD सिखाते हैं और उम्र के किसी पड़ाव से उसको यदि पूछे तो बता देगा, लेकिन हम यदि 12th में कुछ ऐसे चीज पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड बच्चों को देना पड़ेगा जैसे अनुशासन संबंधी की बात, ताकि उसके दिमाग, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बार बैठ जाता है तो उसका हम आउटपुट आप इशू था। आचार्य जी एक बार आप फिर से बोल दें। और जिनका स्पीकर ऑन है ना वो अपना स्पीकर ऑफ कर दें। आवाज इसलिए रिपीट हो जाता है। हाँ, आचार्य जी आप अपना सवाल रख सकते हैं दोबारा। किसी और को अगर कोई सुझाव या कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करके पूछे, लेकिन माइक ऑन जब करेंगे तो मोबाइल का स्पीकर ऑन मत करिएगा, सिर्फ अपना हेडफोन ही का इस्तेमाल करें या फिर स्पीकर ऑफ रखें, नहीं तो वो आवाज गूंजेगा। हेलो 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 बोलिए, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी। हेलो मैडम, मेरे कहने का अर्थ है कि मेरे कहने का अर्थ है कि प्राइमरी एजुकेशन, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैडम, मेरे कहने का अर्थ है कि हम प्राइमरी एजुकेशन को इतना मजबूत करें ये कि प्राइमरी एजुकेशन को इतना मजबूत करें कि बच्चों को वहां पर वास्तविक एक्टिविटी हो। इसके लिए सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम नेटवर्किंग के माध्यम से उसको ऑब्जर्वेशन भी करें कि वास्तव में इसमें जो हम
एक्टिविटी या प्लान किए हैं वो वास्तव में जमीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए आप लोग को ये नेटवर्किंग के माध्यम से इसको और अच्छा करने के लिए, सारे स्कूल को जोड़ने के लिए ऑनलाइन जिस समय भी किसी स्कूल से कभी दिखाया जाए कि वास्तव में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। कि इस पॉइंट को नोट कर लिया गया है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ किया जाए। पर जी थैंक यू मैडम। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, अभी लॉकडाउन की वजह से जितने भी गाँव के बच्चे उनके पास मोबाइल नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार के थ्रू वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शहर के बच्चे के पास तमाम सुविधा है, वो तो आसानी से कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफी होगा कि उसकी जरूरत है। हाँ, तो वीडियो कॉल वाली चीज वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल है। यदि वहाँ पॉसिबल नहीं है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाया जा सकता है। जैसे किसी गांव में मैं अप्रोक्सीमेटली सोचूं कि 50 बच्चे हैं, तो 5-5 या 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाकर उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में डिफरेंट टीचर्स द्वारा, बट उसमें सेफ्टी हमेशा ध्यान रखना है। कोई बच्चा यदि अस्वस्थ है तो उसे अभी घर पर रहने देना चाहिए, उसे नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो सब फॉलो करके यदि पढ़ाया जा सके तो बेहतर रहेगा। एक सवाल था कि बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते हैं, पर गवर्नमेंट में उतनी जल्दी वैकेंसी नहीं है, तो परिवार के लोग उन पे दबाव भी ज्यादा डालते हैं। उस क्षेत्र में बच्चे अपना क्या इनोवेटिव चीज कर सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई तरीका है कि जिससे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले तो वो अपना स्टार्टअप टाइप का कुछ नया कर सके? हाँ जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टार्टअप करना है तो आप में स्टार्टअप चलाना इस देश में इतना आसान नहीं है। आपके स्किल्स पहले तो बड़े तगड़े होने चाहिए। उसके बाद आपको चैनल पता होना चाहिए कि किस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ढले, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन में ढले कि एक्चुअली आपकी बिजनेस चले, या फिर आप जो भी कर रहे हैं स्टार्टअप द्वारा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक्चुअली मार्केट में चले। मार्केट में यदि नहीं चलता तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, या आप जो भी कर रहे हैं वो चलेगा नहीं। तो पहले तो आपकी स्किल उतनी अच्छी होनी चाहिए। इतना आसान नहीं है स्टार्टअप्स बनाना। आईआईटीज के बच्चे भी स्टार्टअप्स बना के फिर बंद हो जाता है। लॉकडाउन में कितनों के स्टार्टअप्स बंद हो गए। तो सबसे पहली बात है, मैं डिस्करेज नहीं करूंगी, स्टार्टअप्स आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक लेवल पे आना पड़ेगा, और आप साइड बाय साइड उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको जिसमें स्टार्टअप बनाना है आपने शुरुआत कर दी, पर उसी को मेन गोल मत रखिए। फिर यदि वो फेल होता है या उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो साथ ही साथ आपको नौकरी करने का भी जो मार्ग है वो खुला रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट नौकरी ना हो, प्राइवेट हो, आपको जो करना पसंद है या आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। स्टार्टअप का प्लान रखिए, बट कोई भी इंसान ऐसा, जो सक्सेसफुल इंसान है आज के डेट में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड था कि स्टार्टअप करना है और उसने किया और वो सक्सेसफुल हुआ। ऐसा नहीं हुआ। वो साथ ही साथ चलने वाली चीज है, और जब एक पॉइंट पे आप ऐसा पहुंच जाते हो कि स्टार्टअप बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है कि आपको अब कोई डाउट नहीं है कि इसी में अगर आप रहेंगे तो नौकरी नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, तब आप सब नौकरी छोड़ के स्टार्टअप में जा सकते हैं। बट पहले से ही एक सपना बना लेना कि स्टार्टअप ही करना है और इसके लिए कोई पढ़ाई का मतलब किसी नौकरी की तैयारी ही ना करना, फिर वो आपके लिए ही हानिकारक होगा। क्योंकि आप जो अभी सोच रहे हैं, दुनिया में चीजें वैसी चलती नहीं है। ये बच्चों के लिए है, बच्चे सपने देख सकते हैं या पेरेंट्स सपने देख सकते हैं कि हाँ स्टार्टअप करना है, इस तरह से करना है, बट आप जिस तरह से सोच रहे हैं दुनिया में चीजें वैसी चलती नहीं है। तो आप दोनों रास्ते कहीं ना कहीं खुले रखें, और जिस दिन आपको विश्वास हो जाए कि आपका स्टार्टअप इतना है कि आपके दिन के 8 से 10 घंटे या ज्यादा आप उसमें देकर उससे प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं, उसके अलावा आपको नौकरी करने का समय नहीं है या जरूरत नहीं है,
या आप स्टार्टअप में ही अपना सब कुछ टाइम और एनर्जी देना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं उसके लिए आगे। अगला सवाल। मैम एक सवाल और था। हाँ जी, बोलिए। जनरली एग्जाम के उस पे बच्चों गलत आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो मैम आवाज आ रही क्या? हाँ, बोलिए। जनरली रिजल्ट के बेसिस पे टीचर हाँ। और पेरेंट्स दोनों आकलन करते हैं कि बच्चे में क्षमता कितनी है, पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट ज्यादा होता है किसी एक या दो सब्जेक्ट में, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आप पेरेंट्स और टीचर को क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आज पेरेंट्स और टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको कुछ बताएं कि हर बच्चे के अंदर हुनर होता है, पर जरूरी नहीं है कि वो किताब में ही टॉप करे। जे पेरेंट्स को बच्चे को अच्छे से समझना होगा। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है, बोलिए। हाँ, पेरेंट्स को पहले बच्चों पे ध्यान देना होगा। शिक्षक के लिए अगर पॉसिबल हो तो वो ध्यान दे कि बच्चा पढ़ाई के अलावा भी किसी एक्टिविटी में क्या बेहतर है, और बच्चे को भी खुल के बोलने का मौका मिलना चाहिए परिवार में या स्कूल में, ताकि यदि उसको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उसे वो ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे दबाव नहीं होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये सीखना होगा कि वो केवल एक्टिविटी में जाकर अभी इस समय ही डिसीजन ना ले। कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन जो होता है, मैं बोलूंगी 10th तक एटलीस्ट या 12th तक एटलीस्ट बच्चों को वो भी साथ में करना चाहिए। भले वो 90% ना लाए, 99% ना लाए, बट 70 या 80% लाने की कोशिश करे। साथ में उसे जो दूसरे चीज में इंटरेस्ट है उसे भी पूरा करे। पूरी तरह से पढ़ाई छोड़कर करना, इस पॉइंट पे डिसीजन लेना मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप किसी चीज में बेहतर हो तो आप जब बाहर कदम रखते हो, अपने देश या क्षेत्र से कदम रखते हो, तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर आपके पीछे एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो लोग आप पर ध्यान देते हैं, आपकी सुनते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो फिर कोई आपकी सुनेगा नहीं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसलिए एजुकेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, उस चीज में कि हाँ, एजुकेशन में ही अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है 60-70% लाना या पास करना, तो उसे पहले एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा यदि वो किसी तरह से आसानी से 80% कर पा रहा है, फिर आप उस पर दबाव डालकर, यदि ऐसा है कि अगर वो सिर्फ एजुकेशन या एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडरेट दबाव ठीक है कि 90% लाया जाए। बट उसके अलावा यदि वो किसी और क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में या पेंटिंग में या म्यूजिक में काफी अच्छा कर रहा है, तो उसे भी प्रोत्साहित करे, क्योंकि वो भी एक फील्ड है। और समय के साथ प्रूव हो जाएगा कि अ, किसके लिए क्या सही है। और परिवार और टीचर्स यदि ध्यान देते रहे तो कहीं ना कहीं बच्चा एक समय के बाद समझ जाएगा कि उसे क्या लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैम आपका स्लाइड शेयर होने वाला है, तो आप उस पे बोल सकते हैं। ठीक ठीक। अश्विन स्लाइड शेयर करो। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं उपग्रह बनाने का काम करती है, सैटेलाइट्स बनाने का काम करती है। और सैटेलाइट्स फिर हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या है, क्यों अंतरिक्ष में जाना है, और किसको जाने का मन है, किसे जाने का नहीं मन है। तो थोड़ा सैर करते हैं आगे जाकर। तो अगला स्लाइड।
हाँ जी, तो आपने कभी रात को आसमान तो देखा ही होगा, कैसा दिखता है? मुझे इग्नोर करके चला गया। ऐसा दिखता है ना कि बड़ा ही खूबसूरत सा, और उसमें फिर आपको तारे दिखते हैं, और कुछ-कुछ चीज़ें दिखती हैं प्रज्वलित होती हुई, कुछ प्लैनेट्स दिखते हैं। सो आसमान तो बड़ा खूबसूरत लगता है, तो जब यहाँ से इतना खूबसूरत लगता है तो आप इमेजिन करिए कि वहाँ पहुँच जाएँगे तो कैसा दिखेगा। ये जो दाहिने तरफ जो चित्र है, ये मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। तो कहीं न कहीं पृथ्वी हमारी सोलर सिस्टम की एक पार्ट है, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। तो अगली स्लाइड। लेट्स से आप अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद कैसा लगेगा? यदि आपने कभी कोई फिल्म देखी होगी या किसी बड़े शहर की सैर की होगी, तो पूरी तरह रनवे पर या आपके हाईवे पर लाइट्स होती हैं, पूरी प्रज्वलित होती है, और उसमें फिर आप कहीं ऐसे होंगे जैसे इस चित्र में दिख रहा है, जैसे इस चित्र में दिख रहा है, एक बड़े शहर, मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर जैसा शहर दिख रहा है ये, या बाहर चले जाएं तो वहां के शहर जैसा दिख रहा है। तो अंतरिक्ष में जाएंगे तो कुछ ऐसी आपको ऐसा कुछ भाव मिलेगा। और अंतरिक्ष से यदि पृथ्वी को देखने की कोशिश की जाए, अगला स्लाइड, तो हमारी पृथ्वी ऐसी दिखेगी, जो हमारा घर है जहां हम रहते हैं। भारत इसमें छोटा सा है, और आप और हम तो जहाँ हैं वो तो काफी ही न्यूनतम चीज है। तो अंतरिक्ष में जब आप जाते हैं या कोई जाता है तो वहां से ऐसा चित्र मिलता है। भारत में जो पहाड़ है, जो नदियां हैं, वो भी दिखाई देती है दुनिया में, मतलब पृथ्वी पे जो जो नदियां हैं, जो ओशंस हैं, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, वो सारे नजर आते हैं। और सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों ने तो पढ़ा ही होगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, सारी चीजें आपने पढ़ी ही होगी। अगला स्लाइड। ये रहा सूर्य, लेफ्ट साइड में सन है हमारा, उससे डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, और उन्हीं में से जो तीसरा है वो हमारा पृथ्वी है। सो कहीं ना कहीं पृथ्वी पे आज लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि यहाँ ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडक है, इसीलिए लाइफ कहीं ना कहीं इस पे टिक पा रही है। जो दूसरे प्लैनेट्स है उस पे लाइफ टिक नहीं पाती है। जैसे कि आप मर्क्यूरी ले लो, वो बहुत हाई टेम्परेचर होगा यहाँ, क्योंकि ये सूर्य से बहुत पास है, तो यहाँ कभी लाइफ आ ही नहीं सकती है। जो नेपच्यून है वो सबसे आखिरी है, वहां बहुत ठंडक है, सूर्य की किरणें पहुंचती तक नहीं है, तो वहां पे भी किसी भी प्रकार के जीव नहीं पनप पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी बातचीत चल रही है पूरी दुनिया में कि जो मार्स है, मंगल ग्रह है, वहां शायद लाइफ या किसी भी तरह की जीव पनप पाएंगे। तो इस पे रिसर्च चल रहा है, बात कहाँ तक जाती है हमें और आपको पता लग जाएगा। अगली स्लाइड। तो हम देखते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुरुआत कैसे की भारत में। जो पंडित नेहरू जी है हमारे, गणतंत्र के पश्चात 1962 में 62 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च एक रिसर्च कमिटी बनाई। उसके बाद 1969 में इसरो नामक एक ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम साराभाई जो गुजरात से हैं, ये उनका विजन था, यानी कि उन्होंने एक दृश्य देखा कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। जैसे आज आप अपने बारे में, एक बच्चा अपने बारे में सोचता है ना कि मुझे वहां तक पहुंचना है, एक शिक्षक सोचता है कि इन बच्चों को यहाँ तक पहुंचाना है, एक स्कूल का प्रिंसिपल या हेड या गांव का जो पंचायत है या ग्रामीण जो हेड है, वो सोचते हैं कि गांव को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। तो वो एक विजन होता है, एक दृश्य देखते हैं। जब आप दृश्य देखते हैं या एक सपना देखते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच पाते हैं।
तो विक्रम साराभाई जी जो थे, उन्होंने सपना देखा कि ऐसा कोई भारत में भी उपग्रह बनाने की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसे दुनिया में अमेरिका बनाकर भेज रही थी, तो हम क्यों नहीं। सो टर्ल्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केरला का की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां से इसरो की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले क्या किया गया, कोशिश ये की गई, जो आप दिवाली पे जैसे रॉकेट अगर बच्चों ने जलाया होगा, आप लोग ने भी कभी दिवाली में रॉकेट जलाते हुए देखा होगा, तो रॉकेट जो होती है, आप जलाने के बाद, उसमें आग लगाने के बाद, उसमें जितनी ईंधन होती है, वो ईंधन के टिकने तक वो रॉकेट ऊपर तक जाता है या दाएं बाएं जाता है, एंड देन समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसका ईंधन वहीं तक था। अब जब हमें उपग्रह भेजना है अंतरिक्ष में, तो उसमें इतनी ईंधन होनी चाहिए कि वो पृथ्वी के बाहर जा सके, अंतरिक्ष में जा सके। और कहीं ना कहीं सिर्फ ईंधन से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है कि इतना डिस्टेंस तय करना है। डिस्टेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं उतना वेलोसिटी अचीव करना पड़ेगा कि पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल पुल को लांघ कर हमारा रॉकेट जो है उपग्रह लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच सके। तो एक उपग्रह बनाने में बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उपग्रह बनाने से पूर्व हमें ये देखना था कि रॉकेट हमारी कहाँ तक जाती है। तो उन्होंने पहला रॉकेट बनाया टर्ल्स में, तिरुवनंतपुरम में, और देखा कि वह ऊपर तक कितना जा रही है, अंतरिक्ष तक पहुंच पा रही है कि नहीं। अगला स्लाइड। जो बाई तरफ सबसे पहला चित्र है 1963 का, ये है वो समंदर के एकदम समीप ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जहां से रॉकेट पहली बार लॉन्च किया गया। और जैसे कि मैंने कहा कि काफी धन का प्रयोजन होता है रॉकेट्स या अंतरिक्ष में चीजें भेजने के लिए। तो जब भारत ने शुरुआत की, तो हमारे पास भी धन नहीं था, काम गांव में ही होता था, सिर्फ लोगों की इच्छा शक्ति और ज्ञान के बेसिस पे काम हुआ करता था। अगर आप दूसरा चित्र देखें, उसमें दो साइंटिस्ट रॉकेट को साइकिल पर लेके जा रहे हैं, और जो तीसरा पिक्चर है वो आज के डेट में इसरो इस तरह से रॉकेट लॉन्च करता है। तो कितना फर्क है देखिए दूसरे और तीसरे फोटो में, चित्र में। और रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो नीचे एक उसका बेस होता है, उसका स्टैंड होता है, जो आज के डेट पे बहुत मजबूत है। यदि मेरा रॉकेट खड़ा है और मौसम सही नहीं है, तो भी मेरा रॉकेट प्रोटेक्टेड रहेगा, उसे इफेक्ट नहीं होगा। और जो पहली लाइन में जो आखिरी चित्र है, वो तब के जमाने के 1963 के जमाने के स्टैंड है, जहां से उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया। अब आप दूसरे पंक्ति पे आ जाइए, जहां बाएं तरफ नीचे आपको दो साइंटिस्ट रॉकेट्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं। इनमें से एक है विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो की शुरुआत की, वो सपना देखा। और दूसरे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, तमिलनाडु से हैं वो। और आप सब में नाम सुना होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो कभी राष्ट्रपति बने, वो भी सिर्फ अपने ज्ञान और इच्छा शक्ति के बल पर इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे, रॉकेट बनाने में मदद किया, और भी कई पड़ाव में उन्होंने मदद किया ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा ही मैं कहना चाहती हूँ कि जो इंसान अपने अंदर इतनी मजबूती रखता हो, आज भले ही वो काफी छोटे क्षेत्र पे कंट्रीब्यूट कर रहा हो, काफी छोटा काम कर रहा हो, बट कहीं ना कहीं उसमें इतनी काबिलियत होती है कि एक दिन जाकर वो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए। चाहे आप कहाँ से भी आते हो, चाहे आप आज के डेट में किसी तक पहुंच नहीं पाते हो, वो सब पर तो अभी ध्यान ही मत दीजिए। ध्यान आप खुद पर दीजिए कि आपको खुद पे वर्क करना है। बच्चों के लिए कह रही हूँ कि आपको खुद पे वर्क करना है। आप जहाँ पे भी है, अगर आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचने की जरूरत है। सो बाकी के जो चित्र हैं दाहिनी तरफ नीचे, वो सब वही दर्शा रहे हैं कि कितना सिंपल था तब के जमाने में। सिंपल यानी कि काम तो काफी कठिन था, पर लोग कितने सिंपल थे। उनके पास औजार और
फंड्स वगैरह बोले तो कितना कम था, बट उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं ये बैलगाड़ी पर ये उपग्रह लेकर जा रहे हैं। जो आखिरी चित्र है दाहिने तरफ, ये बैलगाड़ी पर उपग्रह लेकर जा रहे हैं। और ये है जैसे उपग्रह बनते हैं, बैंगलोर में बनते हैं, अहमदाबाद शहर में बनते हैं उपग्रह, पर उसे लेकर जाने वाला जो रॉकेट है वो आपका बनता है केरला में। और फिर रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा नामक एक द्वीप है चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में, जहां से एक्चुअली रॉकेट लॉन्च होता है। तो ये जो आप बाई तरफ पिक्चर देख रहे हैं, ये GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है इसरो का, जो अभी लॉन्चिंग स्टेशन पे तैयार होके खड़ा है इस चित्र में। और इसी का जो ऊपर वाला जो चोचिला हिस्सा है, अगर आप ऊपर देखें, इसके अंदर उपग्रह होता है, जो बैंगलोर में अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में उपग्रह की चित्र दिखाई, वो ये ऊपर के नोकीले हिस्से में होता है। जो दाहिनी तरफ आपको बड़ा करके दिखाया गया है वो इतना बड़ा होता है, इसके अंदर हमारा उपग्रह होता है। अगले स्लाइड। ये जो इमेज, ये जो चित्र है, ये GSAT-7A कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च होते वक्त का दृश्य है। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो ईंधन जलता है और उस जलने के कारण आसपास आग लग जाती है। तो इसीलिए जो लेफ्ट साइड में जो आपको टावर्स, बाई तरफ 2 टावर्स दिख रहे हैं, वो वाटर सप्लाई के टावर्स है। वहां से पानी सप्लाई किया जाता है कि आग को बुझाया जाए, वरना ये जो पेड़ पौधे हैं वो जल जाएंगे, फिर आग कहाँ तक फैलेगा नहीं पता। और ये जो 4 ऊंची टावर्स आपको दाहिनी तरफ दिख रही है रॉकेट के चारों तरफ, ये लाइटनिंग टावर्स हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक स्लाइड में अभी दिखाया कि रॉकेट एक स्टैंड पे होता है, और कभी वेदर में यदि बारिश आने की नौबत आई है या कुछ, तो भी रॉकेट इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइटनिंग वाली जो टावर्स है, ये पहले ही लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और रॉकेट को इफेक्ट नहीं होने देती है। अगला स्लाइड। अभी हाल ही में आपने चंद्रयान 2 के बारे में सुना होगा, पिछले साल जो चांद पे लैंड करना था, जिसे साउथ पोल पर। उसके लिए इसरो ने मेहनत तो काफी की थी, उपग्रह पहुंच भी गया चांद तक, परंतु जो विक्रम लैंडर है, जो इस सैटेलाइट का ऊपर वाला हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं किसी मैलफंक्शन की वजह से, कोई तकनीकी फेलियर की वजह से वो नहीं लैंड कर पाया। तो फिर से कोशिश जारी है चंद्रयान 3 बनाने का। देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। पर ये वो चित्र है जब चंद्रयान 2 चांद के सरफेस तक पहुंच रहा था। अगली स्लाइड। इस जो विषय पे हमने बात किया, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का, ये हमें कैसे बेनिफिट करता है, कैसे हेल्प करता है आम इंसान को। सबसे पहली बात, जब आप सुनते हैं कि कोई साइक्लोन आया, जैसे अभी अभी बंगाल, उड़ीसा और भारत में जैसे साइक्लोन आया, महाराष्ट्र में भी आया, तो ऐसे जो डिजास्टर्स है, इनकी खबर यदि उपग्रह हमारे देश का ऊपर है तो वहां से सिग्नल मिल जाती है, और डिजास्टर होने से पहले ही वहां से लोगों को पहले ही नोटिस देकर वहां से शिफ्ट किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है, ताकि उनके जान को खतरा ना हो। तो ऐसे सारे केसेस के लिए, जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीजों में, उपग्रह अगर ऊपर है हमारे देश के, तो हमें हेल्प होता है। अगला है गूगल मैप्स। यदि आपने कभी यूज किया होगा या सुना होगा कि आप किसी नए शहर में जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता है, तो गूगल मैप्स नामक एक ऐप होता है एंड्रॉयड में, जिसमें आपको रास्ता दिखाता है। बस आप वहां पे अपना प्रेजेंट लोकेशन डाल दें और कहाँ तक जाना है वहां तक की लोकेशन डाल दें, आपको वो रास्ता दिखाएगा। तो ये गूगल मैप्स किस तरह से काम करता है, कहीं ना कहीं ये हमें सैटेलाइट यानी कि उपग्रह का जो चित्र है वो भेज रहा है, उसके सहारे हम रास्ता ढूंढ पा रहे हैं। तीसरा, दूरभाष, जो आज के डेट में हम अभी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हाथ है। और दूसरा, अगर आप सुने
कि जैसे बोला जाता है, हालांकि कब होगा किसी को नहीं पता, काम जारी है। पृथ्वी में जैसे बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है या लोग बढ़ रहे हैं, पृथ्वी के अलावा भी जीवन की खोज की जा रही है दूसरे ग्रहों पर। तो क्या पता यदि सब सफल रहे तो हमें दूसरा घर भी मिले पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम में। एंड आखिरी है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कुछ ऐसी चीजों पे खोज धरती पर नहीं हो पाती जो अंतरिक्ष में बहुत अच्छी तरह हो पाती है। जैसे कि कैंसर जैसी कुछ बीमारी ले ले, कुछ चीजों पे एक्सपेरिमेंटेशन धरती पर नहीं हो पाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या टेम्परेचर जो धरती पे उसकी वजह से। तो इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका द्वारा, जर्मनी द्वारा, रशिया द्वारा बनाया गया है स्पेस में। यानी कि वो एक घर जैसा है, एक लैबोरेटरी जैसा है जहाँ पे रिसर्च किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स जाकर वहाँ रिसर्च करते हैं, वहाँ पे वो रिसर्च पॉसिबल होता है, फिर सॉल्यूशन मिलता है, फिर उसको यहाँ पे पेशेंट्स पे अप्लाई किया जाता है। तो आज दुनिया वहां तक पहुंच चुकी है कि रिसर्च बाहर होने लगा है। तो ये सारी चीजें हैं जो, यदि आप इस दिशा आएंगे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, तो ये सारी उसके फायदे हैं, लाभ है। और आखिरी, यदि आपको जाना है इसरो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे तरीके हैं। भारत का एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है जिसकी परीक्षा आप देकर वहां तक पहुंच सकते हैं। ये परीक्षा मैंने भी दी थी, ICRB कहते हैं उसको। पर वो परीक्षा देने से पहले आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा या डिप्लोमा करना पड़ेगा। किस चीज में करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, मैकेनिकल होगा, कंप्यूटर साइंस होगा। ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्लास 1 से 12 तक ढंग से पढ़ाई करेंगे। आपको समझ में आएगा कि किस चीज में मैं बेहतर हूँ या किस चीज में मुझे इंटरेस्ट है। यदि मैं इस दिशा में जाऊंगा तो मैं बेहतर कर पाऊंगा। तो आप जो भी अभी पढ़ाई करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस बनेगा कहाँ तक पहुंचना है इसके लिए। इसके अलावा यदि आप और भी आसान तरीका है कॉलेज प्लेसमेंट से पहुंचने का, वो है कि यदि आप ऐसे कॉलेजेस में पहुंच सके, IITs या IIST तक पहुंच सके, वहां से कॉलेज प्लेसमेंट होती है इसरो द्वारा, DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब तरीके हैं पहुंचने तक। अगली स्लाइड। ये ICRB एग्जाम एक तरीका होता है जहाँ पे यदि आपने मामूली कॉलेज से भी किया हो इंजीनियरिंग तो भी आप इसके थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप कॉलेजेस में यदि IITs या IIST में पढ़े हो तो वहां से भी आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। अगली स्लाइड। धन्यवाद। मैम किसी बहुत को बहुत सवाल? शुक्रिया आपका। हाँ जी। हाँ, मैं चाहूंगा कि बच्चों मैं जो चाहूंगा भी कि आपको डाउट है बच्चों वो जो आप भी पूछ आपको सकते हैं। डाउट है वो आप अभी पूछ जो सकते हैं। इसरो से अभी जो रिलेटेड इसरो क्वेश्चन होंगे या आपको करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी पेरेंट्स या टीचर को पेरेंट्स कोई या डाउट टीचर को होगा कोई डाउट होगा या अपने बच्चे से रिलेटेड कुछ या पूछना कुछ होगा तो भी आप पूछना पूछ होगा सकते तो भी हैं। आप। लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे, समय बहुत कम है अपने पास, लगभग 10 मिनट और बाकी है बस। मैम लगता है अभी लगता है संकोच कर अभी रहे हैं संको सब। तो ठीक है, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा मैं आप तक उस क्वेश्चन को पहुंचा दूंगा और हम कोशिश करेंगे कि आप दोबारा अपना कुछ समय दें। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि वाटर, अभी बरसात का समय आने वाला बरसात का है समय आने तो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड और बरसात के पानी को कैसे गांव वाले उपयोग अपने खेती में कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अगर आप एक लेक्चर ले सकें तो बहुत अच्छा रहता। जी।
जी, ठीक है, नोट कर लिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस पर वापस आपसे कनेक्ट कर पाएँ। बहुत शुक्रिया मैम। ठीक है, आज सभी को आने के लिए धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम फिर कोई अच्छे विषय पे चर्चा करें। और आज जैसा कि शिवेंदु जी का लेक्चर होने वाला था, पर किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए, तो किसी और दिन हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे। और आज आपने जिनका लेक्चर सुना वो इसरो की साइंटिस्ट सुरभि बोस जी हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। आप सबके आने के लिए धन्यवाद।